बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स बुक का ही जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, ग्रेविटेशन के नाम से जो चैप्टर है, उसी का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, केपलर्स के ये जो लॉज हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो केपलर्स के लॉज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले केपलर कौन था? ये एक साइंटिस्ट था और केपलर जो है ये न्यूटन से भी पहले आया था। मतलब जब केपलर की वफ़ात हो चुकी थी उसके बाद न्यूटन की पैदाइश हुई थी। न्यूटन की जो पैदाइश है वो 1641 या 1642 में हुई है और इसकी जो वफ़ात हुई थी वो 1630 में हुई थी। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि केपलर जो है वो न्यूटन का उस्ताद था। तो यहाँ जो न्यूटन ने लॉ हमें दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसमें उसने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था कि अगर हम ज़मीन पर चल फिर सकते हैं तो किस वजह से हैं भाई, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। वो इसी केपलर्स के लॉज को, इसकी कैलकुलेशन वगैरह को देख कर, इससे आइडियाज़ वगैरह लेकर उसने हमें, न्यूटन ने हमें ये लॉ दिया था, ठीक है, जो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर अक्सर वो कहा जाता है कि भाई न्यूटन एक दफ़ा वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो सेब उसके ऊपर गिरा, वहाँ से सोच आई कि हाँ भाई कोई ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स है जो हमें डाउनवर्ड खींच रही है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो हर चीज़ को डाउनवर्ड खींचती है। भाई ये सब कहानियाँ हैं, ये ऐसा कोई, मेरे ख्याल में ऐसी कोई रियलिटी वाला ऐसा कोई हमारे पास इसमें चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूटन के हाथ से पहले कभी कोई ग्लास नहीं ना गिरा, न्यूटन के हाथ से कभी कोई चीज़ नहीं थी गिरी जो उसको पता चले हाँ भाई ये मेरे हाथ से चीज़ गिरी है, ये नीचे गई है, ये ऊपर क्यों नहीं गई, सेब से ही पता चलना था, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ केपलर्स के लॉज को देखकर उसने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, ठीक है, जिसमें उसने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था। तो इस लिहाज से भी केपलर्स के लॉज आपके लिए जानना लाजमी है। तो फजूल सी बातें बहुत सी करने के बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, केपलर के जो फर्स्ट लॉ है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखो, आपको वर्ड नज़र आ रहा है प्लैनेटरी मोशन। तो जो प्लैनेट सन के गिर्द मूव करते हैं, सन के गिर्द क्या करते हैं? मोशन करते हैं ना, तो उनकी मोशन को हम कहते हैं प्लैनेटरी मोशन। और उसी के ऊपर जो केपलर है, इसके तीनों, जो हमारे पास तीन लॉज हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, कि जिस ऑर्बिट वो पाथ जिसमें प्लैनेट मूव करता है। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट का वो ऑर्बिट है वो क्या है? वो एक एलिप्स है। विद द, यहाँ पर सन भी आएगा, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जिसमें सन उसके एक फोकाई पे होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं वो चीज़ देखते हैं। देखो, हमारे पास ना पहले समझा जाता था कि जो प्लैनेट हैं वो सन के गिर्द सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लैनेट सन के गिर्द सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि जो प्लैनेट है वो एक एलिप्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एलिप्स क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास ये सर्कल है ना, ये हमारे पास सर्कल है, इसको थोड़ा सा ऐसे चिपटा कर दो अंडे की शेप का, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये एक एलिप्स बन जाएगा। बिल्कुल गोल सा सर्कल हो तो वो तुम्हारे पास सर्कल ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप ये करो, जस्ट सोचने के हद तक आप ऐसे उसको खींच दो थोड़ा, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसी शेप का बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है? एलिप्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये फोकाई वगैरह पे भी बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास सर्कल है ना तो उसका ये सेंटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इस सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है, आर है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। इस पॉइंट का देखूं तब भी वही डिस्टेंस है, इस पॉइंट का देखूं तो तब भी वही डिस्टेंस है, इस पॉइंट का देखूं तो तब भी वही डिस्टेंस है। मतलब सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट ले लें उससे सेंटर का डिस्टेंस एक जैसा होगा। लेकिन जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स में सर्कल का एक सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स के दो फोकाई होते हैं, एलिप्स के दो फोकस पॉइंट होते हैं। याद रखना है, सर्कल का एक ही सेंटर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ नज़र आ रहा है नहीं। लेकिन याद रखो कि अगर हम एलिप्स की बात कर रहे हैं तो इसके दो फोकाई होते हैं। फोकस का प्लूरल जो है वो फोकाई है, FOCI, फोकस का प्लूरल फोकाई है।
तो इसके दो फोकस होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। ओके हो गया। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर अर्थ है, अर्थ भी तो एक प्लैनेट ही है ना, ठीक है। अर्थ क्या है हमारे पास, अर्थ घूम रही है, एक अर्थ घूम रही है सन के गिर्द, क्या कर रही है, सन के गिर्द घूम रही है, ठीक है, एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर, जो हमें ये फर्स्ट लॉ कह रहा है। और कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन जो होगा इन दोनों फोकाई में से किसी एक पर होगा। मान लो कि सन जो है ना वो यहाँ पर है, ये क्या है हमारे पास है, सन है, इन दोनों में से किसी एक पे फोकाई पे सन होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सन है। अब इसके गिर्द ये अर्थ क्या कर रही है, इसके गिर्द ये अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इसके गिर्द ऐसे गोल गोल जैसे चक्कर लगा रही है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ये हमें कहता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। जो केपलर्स का लॉ का जो हमारा पहला लॉ है उसका वो ये कहता है। ओके हो गया, तो यहाँ पर ये वाला लॉ ख़त्म। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि द लाइन जो है, और एक और चीज़ इसमें ना, एक और पॉइंट भी आता है कि यहाँ पर जो है ना इसके किसी भी पॉइंट अगर हम ले लें, एलिप्स के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, मान लें मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे इस फोकस का डिस्टेंस मान लो ये हमारे पास है S1, ठीक है, और इस फोकस से डिस्टेंस इसका क्या है, S2 है। तो जो S1 प्लस S2 होगा, इसका जो आंसर होगा सेम वही आंसर, अगर मैं एक पॉइंट मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस ये है, इसको आप कह लो S3, इसको आप कह लो S4, तो ये इक्वल होगा S3 प्लस S4 के। यानी कि कहने का मकसद ये है, गौर से सुनिए मेरी बात, एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लो और उस पॉइंट का इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा उसको आप प्लस कर लो, तो वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस है और इस फोकस से डिस्टेंस है, उसको अगर आप प्लस करो तो आंसर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। जैसे जस्ट एक मैं एग्जांपल देने वाला हूँ कि अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये है मान लो 4 और ये वाला डिस्टेंस है मान लो 6, तो 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10। ओके हो गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 10। सेम इसी तरह ये वाला मान लो डिस्टेंस 6 हो जाएगा, ये मान लो 4 हो जाएगा, अब भी 6 प्लस 4, इसका भी आंसर कितना आएगा, 10। तो किसी भी पॉइंट पर इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है वो लो, उसको आपस में प्लस करो, तो हमेशा आंसर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। जिसमें जैसे यहाँ पर सर्कल में होता था, किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सेम इसी तरह किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस लो, उसको प्लस करो, तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, वो सारे पॉइंट्स के लिए वही होगा, ठीक है। एक ये इसमें पॉइंट बस रह गया था। अच्छा, सेकंड इसमें पॉइंट क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बड़े मज़े का है, ये बड़े मज़े का है। तो देखो ये हमारे पास सन है, एक इसका ये फोकस है, ये वही एलिप्स है, ये वही एलिप्स है। बताते हैं ये सारी कहानी इसमें क्या कही गई है। कहता है कि अगर हमारे पास ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है, ऐसे इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और सन के गिर्द एक चक्कर अर्थ कितनी देर में लगाती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स में लगाती है। अप्रॉक्सीमेटली हम जस्ट 365 डेज कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगा रही है वो एक चक्कर कंप्लीट करती है 365 दिन और 6 घंटों के अंदर। इसी वजह से 4 सालों के बाद जो फेब का महीना है वो 28 की बजाय 29 का होता है, ठीक है, क्योंकि 4 सालों के बाद जब आप देखोगे तो 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स हो जाएंगे। तो फिर इस वजह से वो फेब का महीना 4 सालों के बाद 28 की बजाय 29 का होता है, ठीक है, इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो 365 और 6 आवर्स में ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है ना वो ये है, एक हमने ना सन और अर्थ को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, 30 डेज़ के बाद, मान लो आफ्टर 30 डेज़, कितने दिनों के बाद, आफ्टर
30 डेज, अर्थ यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, सारा रिवॉल्व कर रही है ना, तो ये हमारे पास इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो। अब ये कुछ एरिया बना है, इसको आप कह लो कि ये है एरिया A1, इसको मैंने क्या कह दिया, A1 कह दिया। अच्छा, अब कितने दिनों के बाद, मैं इसको ना ऊपर से रेज कर रहा हूँ, कितने दिनों के बाद, आफ्टर 30 डेज। अच्छा, एक महीने के बाद कहा हम, टाइम इंटरवल कितना रह रहे हैं, 30 डेज। अच्छा, मज़ीद 30 दिनों के बाद अर्थ जो है ना वो यहाँ पर पहुँच गई, मज़ीद 30 डेज़ के बाद अर्थ यहाँ पर पहुँच गई। अब इसने जो एरिया स्वीप किया वो ये वाला था, इसको नाम दे लो A2 का। अब जो कैप्लर्स लॉ का ये जो सेकंड लॉ है, ये हमें क्या कहता है कि ये जो A1 होगा वो इज़ इक्वल टू A2 होगा, जो A1 होगा वो A2 के इक्वल होगा। अब कैसे इक्वल होगा वो चीज़ देखते हैं। देखो, जब तो प्लैनेट यहाँ पर है ना, तो सन से क्या है, दूर है, तो आहिस्ता 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 मूव करेगा, और जैसे जैसे सन के पास पहुँचेगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, तेज़ होती जाएगी। ये ऐसे, ठीक है, सन से दूर होगा तो स्पीड कम, सन के पास होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी उसकी रिवॉल्व करने की। तो हर 30 डेज़ के बाद ये जितना एरिया वो स्वीप करेगा, वो हमारे पास नेक्स्ट 30 डेज़ में ये जो एरिया सा बनेगा इन दो लाइंस को ज्वाइन करने से, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इस 30 डेज़ में ये एरिया आया, अगले मज़ीद 30 डेज़ गुजरे तो ये एरिया आया, अब ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, याद रखना है हमेशा। ओके, हो गया। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है कि पहले आप 30 डेज़ लो, दोबारा फिर 30 डेज़ का जो एरिया वो स्वीप किया वो देखो, फिर 30 डेज़ का देखो, फिर 30 डेज़ का देखो, फिर 30 डेज़ का देखो, तो ये सारे एरियाज क्या आएंगे, ये इक्वल आएंगे। ये हमें कहता है कैप्लर्स ने जो अपने लॉज में ये सेकंड पॉइंट हमें बताया है। थर्ड पॉइंट इसके कैप्लर्स के लॉ में हमें क्या मिलता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। यहाँ पर ना इसमें वर्ड देखो, ये मीन डिस्टेंस, एक ये याद रखो, ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। अब ये क्या बात है, पहले देखते हैं ये मीन डिस्टेंस क्या है। कहता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें ना इसकी एलिप्स की, तो देखो अगर अर्थ यहाँ पर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं इसको r कहूँ तो ज़्यादा है, अगर अर्थ यहाँ पर है तो ये r क्या है, कम है। या मैं इसको ना अगर नया बना लूँ, यहाँ से मान लो ये एलिप्स है, क्या अड्डा बना है, ये एलिप्स है वाला, ठीक है, और यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। अच्छा, जब अर्थ यहाँ पर है तो ये इसका डिस्टेंस r है, जब अर्थ यहाँ पर है तो ये इसका डिस्टेंस r है, जब अर्थ यहाँ पर है तो ये इसका डिस्टेंस r है। तो देखो ये जो r है ये चेंज नहीं होता जा रहा, पहले r बड़ा, फिर r छोटा, फिर r और छोटा, फिर छोटा, फिर यहाँ पर बड़ा, फिर यहाँ पर बड़ा, फिर यहाँ पर और बड़ा, तो r क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इस वजह से द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो प्लैनेट से सन का जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज लेते हैं। याद रखना है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है एवरेज लेने की, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर देखो तो सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा रहता है, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लैनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, इस वजह से सारे डिस्टेंसेस हमारे पास क्या है, चेंज होते जा रहे हैं। तो हम इन डिस्टेंस का एवरेज लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। तो उसको हम मैं शो कर रहा हूँ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट को आर्स के साथ, ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, द क्यूब ऑफ द, इसका जो क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के मुताबिक, ठीक है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ को सन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम कैपिटल T से शो करते हैं। तो ये जो इसका कैप्लर्स का जो ये थर्ड लॉ है, या कह लेंगे इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसके लॉज में, ये हमें क्या कहता है, ये कहता है
कि जो मीन डिस्टेंस का क्यूब होगा, मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड के, स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड के। ओके हो गया, ये चीज़ हमें थर्ड लॉ में उसने बताई है। और एक और चीज़ है, जो रेशो होगी ना इनकी, जो रेशो होगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ये हमेशा एक कांस्टेंट के वैल्यू आएगी हर ऑर्बिट के लिए। मैं फिर से हर ऑर्बिट कह रहा हूँ, हर प्लैनेट के लिए, हर प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर ओवर आर का क्यूब ये एक नंबर होगा और वो कांस्टेंट होगा जो हर प्लैनेट के लिए एक जैसा आएगा। हर प्लैनेट के लिए क्या आएगा? एक जैसा आएगा। तो इनकी ये जो रेशियो है ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम एक कांस्टेंट के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास केपलर्स लॉज ऑफ केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इनको हम ना डिराइव भी करेंगे वन बाय वन करके। केपलर लॉ ऑफ एरिया, केपलर लॉ ऑफ पीरियड, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये तीन लॉ भी हमने आगे डिस्कस करने हैं, पूरी डेरिवेशन के साथ हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, एक जनरल ओवरव्यू सा था। तो होप्स हो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।